अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज भी कल वाला जो प्रोग्राम था उसके ही मज़मून के तसलसल में कुछ हिस्सा उसका बाकी रह गया था, उस पर आज बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम में कुछ दोस्तों ने एक मैसेज मुझे कसरत से शेयर किया, ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों की तरफ से वो पैगाम आया कि जिसका मतलब ये था कि वो पेज जो है वो डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ख़ुद नहीं, कोई और हैं जो उनके फ़ैन हैं या जो कुछ भी है। बात यह है, मैंने कल भी ये वजाहत की थी कि मुझे न सिर्फ ये कि कोई शौक़ और ख्वाहिश नहीं है कि ज़रूर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने ही वो बातें की हों, बल्कि मैंने कल दौरान गुफ्तगू कई दफ़ा इस बात का इजहार किया था कि अल्लाह करे कि ये डॉक्टर साहब ना हों, बल्कि उनकी जगह पे कोई और हो और उसमें डॉक्टर साहब का ये उनके ऊपर ये बात ना जाए, क्योंकि मैं बहरहाल उनकी बहुत सी और चीज़ें सुन पढ़ रखी हैं। लेकिन नफ्स मज़मून वो था, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद भी है और वो पोस्ट मौजूद है। जब वो पोस्ट, अब उसका मज़मून और उसकी हेडिंग्स उसी तरह मौजूद हैं, तो मेरी गुफ्तगू उस पोस्ट के ख़िलाफ़ वाक़या होने, उसके हक़ाइक़ को मसख़ करने और उसके मतन के अंदर बुग़्ज़ और हसद के होने पे मेरा सारी गुफ्तगू का दारोमदार था। मेरा मकसद किसी एक शख्स को, यानी अगर ये बात डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने की हो तो फिर ठीक है, अगर किसी और ने की हो तो फिर गलत है। हर दो सूरतों में मेरा मकसद और मेरे सामने जो इशू को आइडेंटिफाई करके उस पर बात करने में शख्सियत नहीं, बल्कि वो जो बात की गई है वो ज़ेर गुफ्तगू थी। चूँकि वो बात मौजूद है और उस बात को कोई हटाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन उसको पेश किया जा रहा था और किया जा रहा है, स्टिल मौजूद है। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ उसी तरह मौजूद है कि चूँकि उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। ना सिर्फ ये कि वो मबनी बर हकीकत नहीं है, बल्कि मबनी बर बुग़्ज़ और इनाद और हसद हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ तबकों के नापसंदीदगी या हासदाना रवैयों की बुनियाद पर अहमदी अपनी खिलाफत और अपनी इमामत के साथ जो उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है उससे कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए उस पैराडाइम को, उस प्रीटेक्स्ट को, उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आपको उन हक़ाइक़ का पता नहीं होगा तो आप बिल्कुल ऐसे फ़ज़ा में बातें करते रहेंगे, सुनी सुनाई वाली बात है। और उसका जब आप ततब्बो करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी बुनियाद जो थी वो आपकी एक अमूमी नापसंद और एक उमूमी जज्बात बुग़्ज़ व इनाद के ऊपर है। तो जब उसके ऊपर है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके गैज़ व गज़ब को तो हम नहीं कम कर सकते। आपके अंदर हसद की अगर कोई आग जल रही है तो उसको रश्क में तब्दील करने पे हम कादिर नहीं हैं, लेकिन हम हक़ाइक़ ज़रूर बताएंगे कि ये बात ऐसे नहीं है, अमर वाक़या ऐसा नहीं है। उसमें अब दूसरा, उसमें भी एक आखिरी लाइन में था जिसमें उन्होंने खिलाफत को एक गद्दी करार देते हुए उसमें माली फ़वाइद और चंदों की कमी पे हो जाना, इन चीज़ों का जिक्र किया था। और ये चंदे जो हैं जमात अहमदिया के, ये वैसे भी इधर उधर से बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है और वो बात करते रहते हैं लोग। उस पे एक उसूली बात जैसे कल भी उसमें अर्ज़ कर दी थी कि चंदे जिनके हैं उनको फ़िक्र और परेशानी होनी चाहिए। आपके हैं ही नहीं, आपसे लिया ही नहीं जाता, आप उसका हिस्सा ही नहीं हैं, तो आपका मसला क्या है? आप घर बैठे अपने जहाँ जहाँ आपके हैं वहाँ वहाँ बात करें। आपकी लीडरशिप आपके साथ दगाबाजियाँ भी कर रही है, आपको जो आपके टैक्सेस हैं उनको भी फ्रॉडुलेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके कौमी अमवाल हैं उनका भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है, उनके ऊपर आप तवज्जो करें, ज़रूर करें, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जिनका आपके साथ ताल्लुक़ नहीं है, जिनके आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, जिसके आप पार्टनर नहीं हैं, पार्टिसिपेशन उसमें आपकी नहीं है, तो आपको खामखा उसमें बार बार उसके तज़किरे, उसका ज़िक्र और उसमें उसकी कोई बताएं ना, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं गिव मी वन गुड रीज़न, तो आपके पास कोई गुड रीज़न तो हो इस बात के लिए कि आपको हक़ ही क्यों हासिल है उसका।
आगे इसके बाद चूँकि ये ऐसा मौजू है कि जो आज का नहीं है, पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जमात अहमदिया की माली खुद इन्हिसारी, ये उस वक्त से इसके ऊपर जमात की तवज्जो है जब वो हालत थी कि सदर अंजुमन अहमदिया के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता था। वाक़फ़ीन ज़िंदगी जो हैं वो बस जो स्पेन में आए थे पहले मुबल्लिग जमात के, उनको तो कोई पीछे से तनख्वाह भी नहीं देने का बंदोबस्त था। उन्होंने मजदूरियाँ करके पता नहीं अपने आप को किस किस तरह से सपोर्ट किया, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। और बिलाखिर उसमें उनकी ज़िंदगी ही में मस्जिद बिशारत स्पेन बनी। तो हमारे पास एक कुर्बानियों की और अपनी एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वक्फ़े ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ तक वक्फ़ करने की। अम्वाल वक्फ़ करना तो बाद की बात है, वो तो उससे निचले दर्जे पे आएगा। लोग अपनी जानें और ज़िंदगियाँ वक्फ़ करके बैठे होते हैं, तब ये वक्त आता है। हज़ार राह चले फिर वो राह गुज़र आई, कि एक सफ़र में रहे और हर सफ़र से गए। ये ऐसे नारेबाजियों से और ढकोसलों से और सिर्फ बुग़्ज़ व इनाद के ऊपर बुनियाद रख के तो हुल्लड़बाजी से इस तरह की जो ख़ुद इन्हिसारी है वो नसीब नहीं हुआ करती। अब इसके मैंने अर्ज़ किया था जैसे कि एक दो ऐसे छोटे छोटे वाक़यात और मिसालें भी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे फ़ज़ा में से ऐसे जैसे कहते हैं ना कि राह चलते नसीब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनके ऊपर माहाना और सालाना और सदियों की प्लानिंग के हिसाब से जो कौमें चलती हैं, जो जिन लोगों का उस पर मतम नज़र होता है कि हमने पहुंचना कहाँ है, ये मंजिलें और ये दरमियान के माइलस्टोन्स जो हैं ये उनको नसीब होती हैं। जिस दिन आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, आप अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करके देख लें, आप अपनी सफ़ों में इखलास और वफ़ा और इसार और कुर्बानी कि ये हालतें पैदा करके देखें। जब कर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे। लेकिन जब ये आपको अपनी सफ़ों में नसीब नहीं है, तो जहाँ पर ये नसीब हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसके ऊपर आप खिलाफ वाक़या इस तरह के दुश्नाम और तंज़ और एक तज़हीक के साथ कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय एक फ़ज़ा को मसमूम और जहरीला करने के। हमारे वालिद साहब 2010 से ज़रा पहले मुस्तकिल एक उनको जैसे बीमार थे, दाखिल हुए, हॉस्पिटल में थे। तो उस वक्त एक दोस्त हमारे वहाँ पर उनको पता चला कि जी वो हॉस्पिटलाइज़ हैं, मैं उनके साथ था अटेंडेंट के तौर पर वहाँ फजल उमर में। तो उनको पता चला तो कि मेरे वालिद साहब वहाँ दाखिल हैं, तो वो पुलिस अफसर थे वहाँ झांग के ज़िले के, तो ग़ालिबन उस तरफ कहीं दौरे पे आए होंगे या जैसे भी, लेकिन बहरहाल मुझे उनका उसी वक्त फ़ोन आया कि जब वो बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर आ चुके थे, बल्कि उनकी गाड़ियाँ अंदर आ चुकी थी। तो वहाँ ज़िली पुलिस अफसर जब मूव करते हैं तो उनके साथ दो चार गाड़ियाँ इस तरह सिक्योरिटी स्टाफ होता है। तो खैर मैं नीचे गया, उनको लेके तो वालिद साहब के बेड तक आया। वो वहाँ हाल अहवाल पूछते, जैसे जो एक तरीक़ेकार होता है। तो मैंने कहा कि आपने तरद्दुद किया और ज़हमत फरमाई, तो आप वैसे फ़ोन पे बात हुई थी तो आप पूछ लेते। तो आगे से कहते हैं कि मेरे जब वालिद साहब फौत हुए थे तो आप उनका अफसोस करने मेरे घर आए थे। तो ये तो भाजियाँ होती हैं, और ये तो नहीं है कि एक पुलिस अफसर का जो या एक एसएसपी का जो वालिद है उसकी अहमियत ज़्यादा है और एक जो बंदा अफसर नहीं है तो उसके वालिद की अहमियत नहीं है। लिहाजा ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ था, मुझे आना चाहिए था। तो खैर मैंने जैसे शुक्रिया के बाद हम नीचे आए तो वहाँ पर ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट, उस वक्त अभी उसकी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो चुका था, ऑपरेशनल थे वो सारी चीज़ें। तो वहाँ उसकी बेसमेंट में नीचे एक कैफ़ेटेरिया बड़ा अच्छा बना हुआ है, अच्छा वर्ल्ड क्लास किस्म का, साफ़ सुथरा। तो मैंने कहा कि उनके साथ दो तीन दोस्त भी थे प्राइवेटली, जो उनके पुलिस अफसरान नहीं थे, वैसे उनके कोई दोस्त होंगे कार में। तो मैंने कहा जी आएँ अब आप कुछ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। अब इसरार करके जब हम वहाँ गए हैं तो जब मैं कुछ ऑर्डर करने लगा तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ से मेरा बाजू पकड़ के और अपने दोस्तों का भी एक हाथ से और एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ, और वो छत की तरफ और दीवारों की तरफ, और ज़ाहिर है वो नई नई बिल्डिंग अभी उस वक्त इफ्तिताही हुआ था, तो बड़ी तहय्युर के साथ उसकी एक एक चीज़ को देखते हुए
तो बड़ी हैरत से कहते हैं कि शैवा रहन दो, सब मैनू तो एक होर परेशानी है। मैंने कहा जी खैर हो, बताएं। कहते हैं हमारे लीडर यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से दौरे करने दुनिया के, जाती दफ़ा कहते हैं हम फ़लाँ मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ से हम इस तरह की इमदादें लेके आएंगे। वापस आके एयरपोर्ट पे उतर के वो कहते हैं हम इतने मिलियन डॉलर्स का फ़लाँ जगह से वादा ले आए, फ़लाँ जगह से ये इमदाद का वादा ले आए। जब मुल्क में हम ट्रैवल करते हैं तो वो जो मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स हैं वो कहीं लगे हुए नज़र नहीं आते। सरकारी दफातर, सरकारी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, सरकार के जो मैनेजमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर उस तरह की रकमें महसूस नहीं होती आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। तो अपने वो जो उनके साथ थी नॉन अहमदी दोस्त थे, उनको कहते हैं यार इनको हम कहते हैं कि इनको फ़लाँ मुल्क एड देता है, इनको फ़लाँ देता है, और ये बेचारे आगे से इनकार करते हैं कि हमें कोई एड नहीं देता, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ख़ुद इन्हें सारी हमारा चंदों का पैसा होता है, हम अपनी उसको इस्तेमाल ज़रा चूँकि कोशिश से और मेहनत से और कुर्बानी से अमवाल जो इकट्ठे किए गए होते हैं उनको बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें अल्लाह ताला ये बरकत भी रखता है। कहते हैं हमारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात अपनी जगह पर, लेकिन जब इनके यहाँ रब्वा में आते हैं तो मुख्तलिफ़ दफातर या मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स या मुख्तलिफ़ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेमिसेस हैं, जब वहाँ जाएँ तो वो पैसे नज़र आते हैं कि खर्च हुए हुए हैं, और महसूस होता है कि ये अपने लेवल पर एक मुसलसल तरक्की पजीर और एक डेवलपमेंटल सिस्टम है। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इनके ये चंदे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहरहाल ये बरमहल तरीक पर करते हैं। बात आई गई होगी और चाय शाय पी के वो रुखसत हो गए। उसके कुछ अरसे के बाद हमारे वाले साहब की वफ़ात हो गई। तो उसके लाइक जो भी उसके बाद कोई 2-4 महीने के बाद हमारे एक इस्लामाबाद में जो हमारे पुराने दोस्त थे, हमारी रिहाइश भी इकट्ठी थी, दोस्ती थी, सब कुछ था, ताल्लुक़ था, उनका भी ब्यूरोक्रेसी से इसी तरह इसी शोबे से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा कि जी हम आ रहे हैं, ईद की छुट्टियां थी, गालबन उनको आम तौर पर छुट्टियां नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि वो आपके वाले साहब का अफसोस भी ड्यू था, हम एज ए फैमिली नहीं आ सके थे, तो हम ईद पे आपके पास, ईद के मान बाद अगले दिन हम रब्वा आएंगे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आएँ। तो जब वो रास्ते में थे तो मैंने पूछा कौन कौन आ रहे हैं, तो वो सारी फैमिली आ रहे थे, मतलब उनकी वालदा भी, तो उनके बेगम, बच्चे, भाई सब। तो उस पर उनकी वजह से कि उन्होंने पहुंचना है आराम के लिए, मैंने उनके लिए वहाँ गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करवाया खुदाम अहमदिया का, वहाँ ईवान महमूद में। तो जब वो आके तो अभी गाड़ी से सामान वगैरह उतार के रखने जा रहे थे, तो जो गेस्ट हाउस के अटेंडेंट थे उन्होंने उनके वालदा से पूछा कि मैडम बताएं आप खाने का कितने बजे लगाऊं। तो बेख्तियार कहती हैं बेटा अभी खाने को छोड़ो, अभी फ़िलहाल ये गाड़ी में से सामान उतर जाए तो हम दोबारा कार में बैठ के हम रब्वा देखने जा रहे हैं। हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही, हम तो कुछ और समझा हुआ था कि ये कोई जैसे इनके कोई पीर हैं तो उनकी वो गद्दी नशीनी होगी, तो लेकिन यहाँ तो एक पूरा सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशनल हवालों से बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। हमें हैरत है, हम पहले शहर घूम के देखना चाहते हैं, फिर आके खाना खाएंगे। खैर वो घूमे फिरे जो जैसे पूछना पछाना होता है, वो बातें शातें साथ साथ चलती रहती हैं। अगले दिन उनके जो बैचमेट्स थे वो इर्द गिर्द जगहों पे जो तैनात थे, फैसलाबाद में, सरगोदा में, उनको पता चला तो वो मैं आई वॉज जस्ट ओवर हियरिंग ऑन टेलीफोन, तो वो जो उनको फ़ोन करे हो कहे तो अहमदी तो नहीं हो गया किते, तो वो कहे नहीं नहीं आके चेक कर लो, मैं नहीं हूँ लेकिन मैं बहरहाल मेहमान हूँ, मेरे दोस्त हैं तो मैं इनके पास ठहरा हूँ। किस्सा मुख्तसर, दोपहर के खाने तक वो कोई 4-5 जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हीं के साथ ही पोस्टेड थे, तो वो 4-5 एसपीज़ जो हैं वो वहाँ उनको मिलने आ गए। अब ईवान महमूद का जो है इंसारुल्लाह के गेट से लेके तो गोल बाज़ार की तरफ, जहाँ वक्फ़ जदीद जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको पता होगा, तो वो चारों तरफ उनकी पुलिस की वैन सी खड़ी थी। लोग देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि पता नहीं इस पर कुछ छापा पड़ गया है, लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी प्राइवेट कारें अंदर चली गई और जो उनके पास साथ जो सिक्योरिटी मोबाइल्स थी वो स्टाफ बाहर ही था। तो खाने पे बातें शातें शुरू हो गई और सवाल, फिर उन्होंने कहा जी हम आए तो हैं, ये हमें आपका सिस्टम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ हमारे जहन में भी क्वारीज़ हैं, हमारे जहन में सवाल आते हैं, तो आप अगर इसको माइंड ना करें
तो मेरे साथ बुज़ुर्ग दोस्त थे उस वक्त, सैयद कमर सुलेमान साहब, वो कहते हैं नहीं आप आए हैं, आप यू आर एट योर ईज़, आप जो मर्ज़ी बात करें, ऐसा क्या मसला है। हमारे जज्बात, उन्होंने कहा कि इतने नाजुक नहीं है कि जो बात पूछने से ही मजरूह हो जाते हों, आप फरमाएं। तो वो जो एसपी फैसलाबाद थे वो कहते हैं कि देखें जी, बात ये है कि आपके जो पब्लिक है वो तो चंदे देती होगी, ठीक है, लेकिन आपके जो खलीफा होते हैं वो हम भी देखते रहते हैं आपकी चीज़ें अपना टीवी वगैरह पे, तो इस तरह मोटरकेड पे सफ़र करते हैं, इतना स्टाफ होता है, ये होता है, तो इसका मतलब है कि आप में भी वही प्रिविलेज्ड क्लास और वो नॉन प्रिविलेज्ड क्लास, तो ये आप मतलब बात तो वही बन गई ज़रा एक अच्छे लेवल पे जाके, तो पब्लिक का पैसा होता है और वो फ़र्द वाहिद की उस स्वीट विल पे चला जाता है। तो जब उनका सवाल कंप्लीट हो गया तो मैंने मीर साहब की तरफ देखा, कमर सुलेमान साहब, तो वो कहते हैं आपके मेहमान हैं, दें जवाब आप इनको। तो खैर मैंने कहा कि चलें जी, आप मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा जनाब गुजारिश ये है कि आप सारे पढ़े लिखे हैं, दुनिया में जहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन की हिस्ट्री है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेड जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बिलबिलाता है और वो कहता है कि हमारे हुकूक भी तलफ हो रहे हैं, हमें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और ये एक मुहिम चलती है और फिर वो बाहर निकलता है और वो मोमेंटम गेन करती है और बिल आखिर दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे और NGOs और हुकूमतें वो फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए तहरीकें चलती हैं और उनके लिए हेल्प को आते हैं। तो मैंने कहा ये जमात अहमदिया का जो केस आप पुट अप कर रहे हैं हमारे सामने, उसमें हकीकत हाल ये है कि हम बिल्कुल सुकून से हैं, हम जो चंदा देते हैं हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें आके बता रहे हैं कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारे हुकूक तलफ हो रहे हैं और हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैंने कहा भाई इसको दूसरी तरह से भी देख लें कि जो खलीफा नहीं होते हुए अहमदी होता है वो उसकी सोच ये है कि मेरे तक हर गर्म हवा, हर मुश्किल हमारे ऊपर तो आए लेकिन खिलाफत अहमदिया यानी हमारे खलीफा के ऊपर ना आए। और ये एक मशहूर वाक़या है कि जिस वक्त हिजरत हुई है रब्वा से, तो मैंने कहा उस वक्त जब खलीफातुल मसीह राबे जो चौथे खलीफा थे वो जब सेफली चले गए पाकिस्तान से, तो एक बिल्कुल सादा सा बाबा जिसकी क्या मतलब मईशत और क्या उसका सिलसिला होगा, हाथ में सोटा पकड़ा हुआ तो यूँ ज़मीन पे मार के कहता है हुन कर लो जो साडा करना है। यानी उनको अपनी फ़िक्र ही कोई नहीं है, उनका अगर कोई मसला है तो वो ये है। और ये इन दिनों बच्चे तराना भी पढ़ते हैं नौजवान कि तुझे साये में रखेंगे तमाज़त हम संभालेंगे। जिनका अपने खिलाफत के लिए ये एटीट्यूड होता है वो आपकी तरह नहीं सोचते। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने मजहबी एक्सप्लॉयटेशन और अपना फाइनेंशियली करप्ट किस्म की लीडरशिप्स ही देख रखी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे यहाँ जमाती अमवाल को जिस तरह विजिलेंट रह के और जितनी बारीकी के साथ उसका जो हकीकी कस्टोडियन खलीफा वक्त होता है वो लेवल हम किसी दूसरे बंदे का समझते ही नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल कि जब कच्चा रब्वा बन रहा था तो उस वक्त सरगोदा के किसी रेलवे स्टेशन में उन्होंने रेलवे के महकमे ने कुछ लकड़ी की बड़े बड़े जो नीलामी थी वो होने लगी। तो उस वक्त जब उसकी वो बात सुनी तो उस वक्त जो खलीफातुल मसीह सानी थे दूसरे इमाम, उन्होंने कहा कि हमने आगे सदर अंजमन के क्वार्टर बनाने हैं, दफातर बनाने हैं, हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी, बहुत सस्ती बिक रही है, तो ये नीलामी में जाके तो वो सारी उठवा लें। उस लकड़ी के बने हुए दरवाजे हमने अपनी आंखों से देखे हुए। जमात जो है वो वहाँ पर खुदा ताला के जो बरक़ात हैं उसको जज़ब करने के लिए जो इखलास है वो चूँकि आपकी सोसाइटी में मौजूद नहीं है, आपने कभी उसको देखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये लगता है। बाकी रहा ये सवाल कि खलीफा वक्त तो जमात अहमदिया के जो आमत उन्नास हैं वो खलीफा वक्त के मोटरकेड को देख के कभी आप बच्चों की हालत देखें, वो जिस तरह भाग भाग के उनको देख रहे होते हैं, वो तो कार के जहाँ खड़ी करके जाते हैं उसके इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी वालों को खड़ा करना पड़ता है, लोग उसको हाथ लगा लगा के, तो वो कहते हैं कि उनके लिए वो भी बाबरकत होती है। अब सवाल यह है कि अगर तो वो आपके पैसों से
खिलाफत अहमदिया को इस लेवल पे देखने की ख्वाहिश करते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल बुरा मनाएं। वो पैसे उनके अपने हैं, खलीफा भी उनका है, बल्कि वो एक मिसरा है कि खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा। तो इन तरानों को अब मैं बाज़ दफ़ा आ जाता है, ये चीज़ें जो हैं ये हमने अभी लिखाई और पढ़ाई हुई नहीं है। मुझे याद है कि मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है वो जब कोई 4 साल की होगी तो मैंने उसे अपने कंधों के ऊपर यूं पीछे डाला हुआ था, और उसकी जो दादो हैं वो देख के परेशान हो रही हैं कि ये पीछे इसने उठाई हुई है तो गिर ना जाए। तो उन्होंने उसको पीछे से 2-3 दफ़ा आवाज़ लगा के कहा कि पापा के साथ चिमट जाओ, चिमट जाओ पापा के साथ। जब दूसरी दफ़ा कहा तो वो ऐसे पीछे मुड़ के कहती है, दादो ये पापा हैं, कोई खिलाफत तो नहीं है कि उनके साथ चिमट जाऊं। यानी मुझे, और मैं अपनी वालदा को देख रहा था कि ये इस बच्ची के कानों में कब आवाज़ पड़ी है, क्योंकि ये मुहावरा मौजूदा खिलाफत के दौर में आम हुआ है कि खिलाफत के साथ चिमट जाएं। 4 साल की बच्ची ने पता नहीं किस वक्त पिक किया और किस वक्त उसने उसको अडॉप्ट किया, और उसको ये पता चल गया उस उम्र से कि चिमटना है तो खिलाफत के साथ चिमटना है। जहाँ बच्चों की और नस्लों की इस तरह तरबियत हो रही है, इस तरह वो ट्यून हो रहे हैं, वहाँ आपकी इन ताने बाजियों और इस तरह की जो चंदों की इल्ज़ाम तराशियों और चंदों के इश्यूज़ को पब्लिक में गलियों में चीप तरीके से उछालने से आप समझते हैं कि आपको कुछ हासिल होगा तो आप करते रहें। लेकिन जमात अहमदिया का जो अंडरस्टैंडिंग है और परसेप्शन है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बाय द वे, जब वो सारी बात उन अफसरान से मैंने ये कर ली तो सैयद कमर सुलेमान साहब कहते हैं, और एक छोटी सी बात, ये वो सामने उसके शीशे से नज़र आ रही थी, अंदर उनकी कारें पार्क हुई हुई थी, तो उनके ज़ाहिर उन अफसरान की जैसे ज़ाती गाड़ियाँ भी ठीक ही बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर एक 800 सीसी पुरानी सी छोटी सी सुजुकी कार जो थी वो थी जो सैयद कमर सुलेमान साहब की अपनी ज़ाती कार थी उस वक्त, सफ़ेद रंग की। तो वो ऐसे उनका स्टाइल ही इस तरह का, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई दी एक छोटी सी बात का मैं भी इजाफा कर दूं कि वो जो बाहर कारें खड़ी हैं और आप सारे देख रहे हैं, उनमें से जो सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार है वो कहते हैं वो मेरी है, और चौथे जो पिछले खलीफा थे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, वो मेरे सगे मामू थे, और मौजूदा इमाम जो हैं वो मेरे फर्स्ट कज़न हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि ऐसा होता नहीं, उसके बाद खैर उन सारों ने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की कि हमने इस तरह का सवाल क्यों उठाया। बात यह है कि आप ये सोशल मीडिया पर और इधर उधर से खिलाफत अहमदिया के वक़ार को हम तो अगले ज़मानों में कहीं और आगे देख रहे हैं, और वो जो एक नुसरतो बिर्रोब का वादा है वो भी अल्लाह ताला के साथ साथ चल रहा है और हमें दिखाई दे रहा है। आपको ना वो नुसरतो बिर्रोब का वादा दिखाई दे सकता है, ना आपको वो, क्योंकि आप मिर्ज़ा साहब को बानिए जमात अहमदिया को आप सच्चा कब समझते हैं? आप उनको उनके दावे में और उनके इस बुनियाद डालने में और उनके ये कहने में कि मुझे खुदा ताला ने इस ज़माने में इस्लाम की नशत सानिया के लिए मबूस फरमाया है, आप इस बात को कब मानते हैं? तो चूंकि आप इस बात को नहीं मानते तो आप उनको भी गलत समझते हैं, आप उनके आइम्मा, उनके बाद जो उनके खुलफा हैं उनके लिए भी ये ऐसा ही सोचते होंगे। आपकी इत्तला के लिए सिर्फ एक उसूली बात अर्ज़ कर रहे हैं कि हम बानिए जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अहमदी वही मसीह मऊद और वही महदी मऊद और वही फ़रिस्तादा समझते हैं जिनको खुदा ताला ने आखिरी ज़माने में इस्लाम की नशत सानिया के लिए मबूस करना था और किया है, और ये उन्हीं के खुलफा हैं। अगर ये उनके खुलफा हैं जो कि हमारे अकीदे की रूह से हैं और वो एक जारी तसलसल है कुदरत सानिया का, तो फिर हम तो इसके ये तो हमें बहुत अभी समझे इब्तदाई रूडिमेंट्री सिचुएशन नज़र आ रही है, जिन मोटरकेड्स को और जिन माली कोशाइशों के ऊपर आपको आग लगी हुई है। हम तो आने वाले ज़माने में अम्वाल के लिए नहीं बल्कि अम्वाल के होते हुए खुदा ताला के खौफ और उन अम्वाल को खौफ खुदा और केयर और शुक्राने के साथ इस्तेमाल कर सकने वाली नस्लें मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। आपने अगर इस तरह करके सोचना है तो आप आज़ाद हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी सोचें, लेकिन हक़ाइक़ को मसख़ ना करें। चंदों के, माली निज़ाम के, ऑडिट के, जमात के अपने इंटरनल ऑडिट्स के सिस्टम भी हैं,
और एक्सटर्नल ऑडिट्स के भी पूरी दुनिया में सिस्टम है। सबसे ज़्यादा जो दांत पीसने वाली रियासत की सतह पर मुखालफत है वो तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी आपने आज तक कभी जमात के चंदों और इन चीज़ों में कभी कोई माली बेकायदगी जमात अहमदिया या सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान में नहीं देखी। तो आप ज़ुबान संभाल के बात किया करें और कुछ सोच समझ लिया करें। आप लगे रहें आपस में जैसे आपको ख्याल आता है, जिस तरह की आपने करनी है। आपके पास बेईमान अशराफिया की भी कमी नहीं है, आपके पास कौमी अमवाल को लूटने और लूट के मुल्क छोड़ जाने वालों की भी कमी नहीं है, और आपको ऐसे लुटेरों के पीछे नारे मारने वालों हजूम की भी कमी नहीं है। तो आप जब आपे में रजी पुजी, आपे मेरे बच्चे जी उनके मुस्दाक सब कुछ में आप खुद कफील हैं, तो आप उस पर इंजॉय करें या उस पर अल्लाह ताला से रहम मांगें और अपनी समत को दुरुस्त करते हुए कोई वापसी का रास्ता सोचें। ये जो हालत आपकी है उसमें तब्दीली जमात अहमदिया के ऊपर अल्लाह ताला के फजलों और खिलाफत अहमदिया और लीडरशिप जमात अहमदिया की जो है उसके ऊपर ज़ुबान दराजियों से इसमें आपकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे बाज़ शुरफा की मैंने मिसालें दी हैं कि वो हकीकत को देख के मान के वहाँ से उठे थे कि नहीं हमने ज़्यादती की थी, आपका सिस्टम दूसरा है। मैं आखिर पे ज़्यादा बातें कुछ लहजा उस तरह का हो जाता है क्योंकि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़ वो हो जाती है बात, अब क्योंकि बात ही इतनी वो खिलाफ वाक़या होती है और जो ताल्लुक़ है किसी भी अहमदी का वो इसी तरह का ही होता है। लेकिन जाते जाते मैं सलीम कौसर का एक मशहूर गज़ल का एक शेर सुना देता हूँ कि तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाक़या कोई और है। तो बात यह है कि तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाक़या कोई और है। फ़ी अमानिल्लाह, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।